नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहते हुए अपनी तैयारी को एक आखिरी वोट तक पहुँचा रहे होंगे और आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। 10 आउटडोर का जो समय बचा है उसमें आप बहुत अच्छे से अपने आप को स्वस्थ रखते हुए प्रैक्टिस सेट इत्यादि लगा रहे होंगे और ईश्वर से कामना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को सफल करे। 2024 आपके लिए बेस्ट हो और सीटेट की मार्कशीट आपके हाथ में हो, अच्छे अंकों के साथ सीटेट की परीक्षा को उत्तीर्ण करें। इसी शुभकामना के साथ आज CTP के प्रैक्टिस सेट को लेकर हम उपस्थित हुए हैं और मेरे चैनल पर ये पहला प्रैक्टिस सेट है जो CTP से संबंधित है। वैसे मेरा चैनल संस्कृत के लिए समर्पित है। मैं संस्कृत से संबंधित संस्कृत की परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ, प्रश्नों को लेकर आती हूँ। उसी टॉपिक पर मेरा कंटेंट ही वही है, संस्कृत से संबंधित चीज़ें रहती हैं। लेकिन आज मुझे चूँकि CTP में भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मुझे लगा कि आप तक कुछ प्रश्न मेरे पास संकलित थे, उसको पहुंचाना चाहिए। और आप सभी को अगर यदि अच्छा लगे तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर मुझे सीढ़ी पे तक उतार दिया। क्योंकि मैंने जब संस्कृत पढ़ाया, संस्कृत में आप लोगों का प्यार देखा, तो मुझे लगा नहीं, आप लोग इतना जो है समर्पित, इतना अच्छा कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मुझे जो है जो मुझे नॉलेज है, मैं जितना मुझे है मैं अपना बेस्ट से बेस्ट आप लोगों का को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूं। तो मुझे लगा कि मैं आज जो है आपको 10 से 15 प्रश्न CTP के भी उपलब्ध कराती हूँ। चलिए बहुत ज़्यादा नहीं खींचते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास डाटा की भी समस्या है और इन सब लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियोस बनाती हूँ। बहुत फास्ट बोलती हूँ अपनी वीडियो में, कभी आप देखिएगा जाकर उसमें। इसीलिए फास्ट बोलती हूँ कि मैं अपनी पूरी बात भी रख दूँ, अगला समझ भी जाए और उसका काम भी हो जाए, उसका पैसा भी बच जाए, समय भी बचे, पैसा भी बचे, क्योंकि नेटवर्क वगैरह भाई आपका नेट ज़्यादा जाएगा तो अगर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी बात को। प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। सृजनात्मक प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो प्रत्येक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है, जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, चिंतन और समस्या समाधान में अन्य से बेहतर होता है। ये सभी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि अगर 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, एकदम बिल्कुल आप कंफर्म हो गए हैं, तो यदि ऑप्शन में ये सभी दिया गया है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये सभी सही होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी जो है CTP हल करते समय ध्यान में रखिएगा और नहीं वाले प्रश्न रखिएगा, क्योंकि कभी हो जाता है कि सृजनात्मक विद्यार्थी नहीं है और आपने है देख लिया, है 3 ऑप्शन सही होगा, नहीं है एक ही गलत होता है, तो 3 में पहला ही दिया रहता है सही वाला, आप खट्टे से वहाँ मार देते हो, तो ये भी बहुत गलती होती है। 1-2 प्रश्न ऐसे भी गलत हो जाते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बताइए कि सृजनात्मक बालक कैसा बालक होता है और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देखिए कि प्रत्येक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करे ऐसा बालक जरूरी नहीं कि सृजनात्मक हो। सृजनशीलता और अच्छे अंक प्राप्त करना दोनों अलग बातें होती हैं। बुद्धिलब्धि जिसकी 130 से अधिक हो, अरे भाई बुद्धिलब्धि से क्या मतलब है। उसके बाद है चिंतन और समस्या समाधान में अन्य से बेहतर, जो कुछ सृजन करेगा, कुछ नया करेगा, वो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर चिंतन और समस्या में अन्य से बेहतर होगा। उन समस्या समाधान उसके अंदर अन्य से बेहतर। भाई सृजनशील जैसे आपने कि कोई बच्चा है वो कुछ नया बना देता है एकदम चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, तो वो सृजन जरूरी नहीं कि वो परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करे, या जरूरी नहीं कि उसकी बुद्धिलब्धि 130 ही हो। तो ऑप्शन नंबर C आपका सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होता है, इसका मुख्य कारण क्या। कह रहा है कि दो शिक्षार्थी जो होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जो दोनों एक समान नहीं होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। क्या विकास की दर इसका कारण है। फिर कह रहा है कि विकास की समान क्षमता, वातावरण की समानता, अथवा ऑप्शन नंबर D देखिएगा, ऑप्शन नंबर D में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। दो विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे ही है एकदम भिन्न होते हैं, किसी की बुद्धिलब्धि कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी को आर्ट में रुचि होती है, किसी करने में, तो दोनों भिन्न होते हैं, ये बात सही है। लेकिन इसका कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। तो क्या विकास की दर इसका कारण है कि विकास की सामान्य क्षमता, या वातावरण की समानता, अथवा इनमें से कोई नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है विकास की दर।
हर विद्यार्थी की विकास की दर अलग अलग होती हैं, और इसका जो ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शनों में से सबसे जो सटीक ऑप्शन है वो है विकास की दर, क्योंकि विकास की सामान्यता बकवास ऑप्शन है। वातावरण की समानता, अगर समान वातावरण में पले बड़े होते तो उनका नेचर समानता होती, उनके व्यक्तित्व में भी समानता होती, ये भी गलत है, और उनमें से कोई नहीं, अगर ये गलत है तो ये है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन के हिसाब से सही है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि बाल विकास की किस अवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक गहन और जटिल होती है। बाल विकास की किस अवस्था में सामाजिक प्रक्रिया, जो सामाजिकरण है, इसकी प्रक्रिया सर्वाधिक गहन और जटिल होती है। यानी बच्चा सामाजिकरण मतलब एक दूसरे के संपर्क में आना, इस तरीके की चीज़ें, तो किस अवस्था में उसके लिए ये समस्या होती है कि लोगों से सामना करना और समाज की चीज़ों को अपनाना, किस अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में अथवा प्रौढ़ावस्था में, किस अवस्था में होती है? तो आपने देखा होगा कि किशोरावस्था कहता है तनाव की अवस्था, उसका नाम ही दिया गया किशोरावस्था, तनाव की अवस्था। तनाव की अवस्था क्यों है? वो लोगों से कट कट के रहता है, उसके अंदर बहुत जोश रहता है, लोगों की चीज़ें उसको समझ में नहीं आती, तो समाज के लिए सर्वाधिक जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक जटिल होती है कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि तथा प्रयोगात्मक विधि में मूल अंतर क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि तथा प्रयोगात्मक विधि में मूल अंतर क्या है? जो प्रयोग विधि से हम किसी समस्या का हल करते हैं, या वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण से किसी परीक्षा को, किसी भी परीक्षा का कोई लक्ष्य होता है ना, तो उन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो ये होते हैं, ये वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि, प्रयोगात्मक, इसमें मूल अंतर क्या है दोनों में? पहला ऑप्शन कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि अधिक वस्तुनिष्ठ होती है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। चलिए आगे देखते हैं। और सीडीपी में बिना चारों प्रश्न पढ़े कभी भी उत्तर मत लगाइएगा। पहले प्रश्न में ही आपको सही लग जाए तो पहले ही खटाक से उत्तर मत लगाइएगा। जब तक आप चारों प्रश्न पढ़ना लिए तब तक आप जो है ऑप्शन मत टिक करिएगा। दूसरा कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि में साधारण प्रेक्षण होता है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रण प्रेक्षण होता है। चलिए आगे देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि कई प्रकार की होती है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में कई प्रकार नहीं होती है। बकवास। चौथा कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि में चर का प्रयोग नहीं होता है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में चर का प्रयोग होता है। ये भी एक नंबर का बकवास ऑप्शन है। तो आपने देखा कि जो वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि में साधारण प्रेक्षण होता है, जबकि जो प्रयोगात्मक होता है यो नियंत्रित प्रेक्षण होता है। नियंत्रित प्रेक्षण मतलब कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें एक नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और ये आप मतलब वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण, प्रयोगात्मक प्रेक्षण को अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि एक बालक सिद्धांत और विशुद्धि संभाव्यता को अमूर्त रूप से व्यवहारित कर सकने में सक्षम है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि एक बालक है जो सिद्धांत और विशुद्धि संभाव्यता को अमूर्त रूप से, अमूर्त मतलब ये होता है जो सामने ना हो, चिंतन कह सकते हैं, अमूर्त रूप से व्यवहारित कर सकने में सक्षम है। उसमें तार्किक एवं अमूर्त विचार की संरचनाएं हैं एवं वह वैज्ञानिक जैसा चिंतन कर सकता है। वह किस अवस्था से गुजर रहा है? एक बालक है जो सिद्धांत एवं विशुद्ध संभाव्यता को अमूर्त रूप से, अमूर्त मतलब चिंतन करके व्यवहारित कर सकने में सक्षम है, और उसमें तार्किक एवं अमूर्त विचार की संरचनाएं हैं, और वह एक वैज्ञानिक जैसा चिंतन करता है, जैसे वैज्ञानिक खोजबीन करता है ऐसा चिंतन है उसमें। तो वह किस अवस्था से गुजर रहा है? चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका ऑप्शन देखते हैं। मूढ़ संक्रियाओं की अवस्था, पूर्व संक्रियाओं की अवस्था, अकारी संक्रियाओं की अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। किस अवस्था से गुजर रहा है? आपने मूढ़ संक्रियात्मक इस तरीके से पढ़ा है ना, तो कौन सी अवस्था से गुजर रहा है? जब बालक में चिंतन है, वैज्ञानिक जैसा चिंतन कर रहा है। चलिए बताइए। तो वह आकारी संक्रियाएं कौन सी?
वह अकार्य संक्रियाओं की अवस्था से गुजर है। कौन सी अवस्था से गुजर रहा है? अकार्य संक्रियाओं की अवस्था से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? जो बालक है उसमें सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, अनुमान चिंतन या प्रत्याच्छात्मक चिंतन? जो बालक होता है उसमें जो जब चिंतन का विकास होता है तो प्रारंभ किस चिंतन से उसके विकास का प्रारंभ होता है? क्या कल्पनात्मक चिंतन से, क्या प्रत्यात्मक, अनुमान अथवा प्रत्याच्छात्मक चिंतन? कल्पनात्मक चिंतन, कल्पना अभी बालक का ये बकवास है, कल्पना कैसे करेगा, अभी वो छोटा है। प्रत्यात्मक ये भी, अनुमान ये भी नहीं। प्रत्याच्छात्मक पहले जो चीज़ देखता है वो, जैसे गाड़ी देखा कि ऐसे ऐसे गाड़ी बना रहा है, फिर वो उसी गाड़ी को लेकर के चिंतन करता है कि हाँ हम ऐसा बनाएंगे वैसा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रारंभ चिंतन, सर्वप्रथम चिंतन का जब प्रारंभ होता है तो सबसे पहले जो है प्रत्याच्छात्मक चिंतन उसका प्रारंभ, पहले जो वो देखा होता है उसके बारे में वो सोचता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब सभी अध्यापक मूल्यांकन करें, सभी उद्देश्य मूल्यांकित किए जाएं, बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन हो। फिर से एक बार प्रश्न पर आए। प्रश्न कह रहा है मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब क्या हो? सभी अध्यापक मूल्यांकन करें। अरे सभी अध्यापक अपने अपने हिसाब से मूल्यांकन करके बकवास। सभी उद्देश्य मूल्यांकित किए जाएं, बिल्कुल बकवास। संपूर्ण विषय वस्तु नहीं, बल्कि मूल्यांकन तभी जो है व्यापक माना जाएगा जब बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, तब वो व्यापक होगा। किसी एक पक्ष को उठाकर तो उसके अन्य पक्ष छूट जाए तो वो व्यापक में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जब बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो तब वो व्यापक मूल्यांकन माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बालक में दल भावना का विकास प्रारंभ होता है? 2 से 6, 6 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। तो आपने देखा होगा दल की भावना का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। अब बाल्य की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था कितने साल में प्रारंभ होती है और कितने साल तक रहती है? वही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 2 से 6 ये नहीं है, अगर प्रारंभ शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 2 है 6 से 10, फिर है 10 से 15 नहीं है और 15 से 20 ये भी नहीं। तो 6 से 10 अवस्था जो है बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है और इसी में जो है दल की भावना का विकास होता है। आपने पढ़ा होगा बाल्यावस्था के बारे में, गंदी अवस्था कहा गया है, तो इसको दल की अवस्था कहा गया है, टोली की अवस्था कहा गया है। इस तरीके से बहुत सारे नाम दिए गए हैं इसके। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षार्थी तथा शिक्षक तथा शिक्षार्थी का वह अनुपात जिससे अधिक अनुपात विद्यालयी शिक्षा हेतु किसी भी अवस्था में के लिए वांछनीय नहीं है। राष्ट्रीय, अब देखिए प्रश्न को पहले समझिएगा फिर से एक बार। कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा जो NCF 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का वह अनुपात जिससे अधिक का अनुपात विद्यालय शिक्षण हेतु किसी भी अवस्था के लिए वांछित नहीं है। यानी कुल मिलाकर कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार शिक्षक और शिक्षक का कक्षा
कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी जो विद्यार्थी हैं उनका अनुपात क्या होना चाहिए, यानी कितने शिक्षक पर कितने अभ्यर्थी, कितने छात्र पर कितने शिक्षक होने चाहिए, ये अनुपात पूछ रहा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ये भी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 1:30, 1:35, 1:40 और 1:45। तो देखिए यहाँ पर जो कक्षा 2 एनसीएफ 2005 के अनुसार जो निर्धारित किया गया था छात्र और शिक्षक का रेशियो, वो है आपका 1:30, यानी एक शिक्षक 30 अभ्यर्थी पर एक शिक्षक होगा, इतना निर्धारित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत वही है, विभाजन का सिद्धांत वही नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, वही नहीं होगा। विभाजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनिश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। तो बाल केंद्रित यानी बालों को केंद्र में रख करके जो शिक्षा दी जाती है, जिसमें बालक के व्यक्तित्व, उसकी रुचि इत्यादि को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है, तो ऐसे शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। यानी कि 3 सिद्धांत हैं, एक सिद्धांत क्या ऐसा दिया गया है जो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अनिश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए विभाजन का सिद्धांत सही है। हर व्यक्ति मतलब हर जो विद्यार्थी है उसके अलग अलग बौद्धिक क्षमता होती है और उसके हिसाब से उसको शिक्षा दी जाए, तो ये सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत है, उसकी रुचि को ध्यान में रखा जाए, बाल केंद्रित शिक्षा में ये है। दूसरा है क्रियाशीलता का, बिल्कुल है। अनिश्चित उद्देश्यों का, जब कोई उद्देश्य ही निश्चित नहीं है, ये कौन सा सिद्धांत है, ये आपका नहीं है, इसीलिए यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11। वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल कौन सा है? वैलेंटाइन महोदय के अनुसार जो सीखने का आदर्श काल है वो किसको कहे हैं? यानी कि वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को अथवा प्रौढ़ावस्था को? तो सीखने का जो वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का जो आदर्श काल है वो शैशवावस्था है। और ये कहते हैं कि शैशवावस्था में शिशु बहुत तेज़ी से कैच करता है। किसी को पापा करते देखा तो पापा बोलने लगता है, बहुत तेज़ी से जो है सीखता है। और इस उम्र में आप जितना इसको 5 साल तक जितना आप इसको सिखा दोगे उतना ही तेज़ी से सीख लेगा। बहुत इसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। सीखने का सबसे आदर्श काल बताया वैलेंटाइन ने, किस अवस्था को? शैशवावस्था को। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। रोसार्क परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए नहीं को हमने कहा कि टारगेट करते चलिएगा, नहीं ध्यान में रखिएगा। रोसार्क परीक्षण एक अभिक्रियात्मक प्रकार के प्रक्षेपी परीक्षण है। रोसार्क परीक्षण व्यक्तित्व के संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है। वह व्यक्ति के बौद्धिक एवं अबौद्धिक दोनों प्रकार के शील गुणों का मापन है। इसका मूलभूत प्रयोजन व्यक्तित्व के अंतर वस्तु जैसे प्रणोदन, आवश्यकता, स्वकल्पना, कुंठाओं इत्यादि को उजागर करने का है। अब बताइए चारों में से क्या नहीं है? 4 है, एक ऑप्शन आपको नहीं लग रहा होगा। तो देखिए रोहताक परीक्षण अभिक्रियात्मक प्रकार के प्रक्षेपी परीक्षण है, बिल्कुल है, यह ऑप्शन आपका सही है। और जो है वो उसको गलत, वो ऑप्शन नहीं लगेगा, वो गलत हो जाए, सही है तो ये गलत है, ये है तो ये गलत होगा। दूसरा भी छोड़ते हैं। यह व्यक्तित्व के बौद्धिक तथा अबौद्धिक दोनों प्रकार के शील गुणों का मापन करता है, बिल्कुल करता है। यदि करता है तो इसमें असत्य पूछा गया, ये भी गलत होगा। इसका मूलभूत प्रयोजन व्यक्तित्व के अंतर वस्तु जैसे प्रणोदन इत्यादि, हाँ बिल्कुल इसका उजागर करना है, ये भी सही है तो ये भी गलत हो गया। अब आपका क्या बचा? रोज परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप की नैदानिक जांच करता है। नैदानिक मतलब निदान करना, उसकी जांच करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और जो गलत है वही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होता है। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि पाठ में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए निरंतर मौखिक अध्यापन करना आना चाहिए, पाठ की पुनरावृत्ति कराना चाहिए, पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना चाहिए, रटने की आदत को प्रोत्साहन देना चाहिए। देखिए पाठ में बालकों की यदि रुचि उत्पन्न करना है तो उसको रटने की आदत दोगे तो वो बिल्कुल ये सही नहीं होगा, उसमें रुचि ये उत्पन्न नहीं करेगा।
पाठ की पुनरावृत्ति कराना चाहिए। फिर कह रहा है पाठ की पुनरावृत्ति कराना चाहिए, नहीं, पुनरावृत्ति कराने से क्या होगा। फिर कह रहा है निरंतर मौखिक अध्यापन करना चाहिए। मौखिक यानी कि पढ़े और उसके अर्थ को पढ़े, इस तरीके से नहीं। जब पाठ है उसको व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ो, यानी जैसे आप पर्यावरण का पाठ पढ़ा रहे हो तो पर्यावरण से संबंधित चीज़ें जो उसके आसपास में है उसके बारे में उसको बताओ, उससे प्रश्न पूछो। जब इस प्रकार के प्रश्नों को आप से पूछेंगे जो वो जानता है, जो उसके आसपास में है, तो बच्चा खुद ब खुद उसमें रुचि लेगा। और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 और आज का इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे प्रश्नों का संकुलन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं पुनः लेकर उपस्थित होंगी। और भी मेरे पास प्रश्न उपलब्ध है। चलिए, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि एक विकसित होते हुए बच्चे के व्यक्तित्व में जब पराहम एक बृहत बल बन जाता है तो बच्चा जल्दी ही विकास करता है। अच्छा, फिर से एक बार प्रश्नों को देखिएगा। एक विकसित होते हुए जो बच्चा बढ़ रहा है, विकास जिसका हो रहा है, बच्चे के व्यक्तित्व में जब परमाहम एक बृहत बल बन जाता है, जो परमाहम है उसका जब उसका बृहत बल जाता है तो बच्चा जल्दी विकास करता है। किसका विकास करता है? दुश्चिंताओं का, नैतिक भाव का, मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का, कामुक क्रियाओं में रुचि का। जब उसका परमाहम बल बढ़ जाता है तो किस चीज़ का वो जल्दी विकास करता है? क्या दुश्चिंताओं का करता है, क्या नैतिक भाव का करता है, या मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का, या कामुक क्रियाओं का? देखिए, कामुक क्रियाओं का नहीं है बकवास, मनोवैज्ञानिक का भी नहीं होगा, दुश्चिंताओं का। बल्कि जब उसका परमाहम बृहद बल बन जाता है तो बच्चा नैतिक भाव का शीघ्र ही विकास करने लगता है। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नमो नमः मित्रों। और आपको कैसा लगा मेरे द्वारा दिए गए प्रश्न, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर प्रश्नों का संकलन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर भी अवश्य करिएगा। नमः संस्कृताय। और अब आप लोगों के प्यार और दुलार के हिसाब से ही मैं दोबारा, आप लोग यदि मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तो मैं फिर से प्रैक्टिस एड लेकर उपस्थित होती हूँ। नमः संस्कृत।